Hello friends, this is me Anjali Balyan and welcome back to online section. A very good morning to all of you. फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सामाजिक अध्ययन विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके हर ईयर में यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। चाहे वो आप कोई से भी ईयर का पेपर उठा करके देख लीजिए प्रीवियस ईयर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इसी तरीके से हम हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस क्लास भी लेकर के आते हैं। तो गाइज, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो ये टॉपिक हमारा आज की क्लास का होगा और लास्ट में क्लास के आपको लगभग 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके आंसर आपको बताने होंगे और वही क्वेश्चन मैं आपका इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करूंगी और फिर उसी में से आपसे 10 क्वेश्चंस पुट अप करूंगी जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ऑलराइट गाइज, तो क्लास को बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिशियल, ये आप कह सकते हैं कि बहुत बेनिफिशियल आपके लिए ये क्लास आज की होने वाली है। तो क्लास को पूरा देखना है और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। सो गाइज, चलिए शुरुआत करने वाले हैं आज की क्लास की। तो जैसा कि आप यहीं पर देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ शो किया है कि मौलिक अधिकार का अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 12 से 32। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 32 तक कौन से अधिकार शामिल होते हैं? मौलिक अधिकार। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि मौलिक अधिकार आखिर क्या होते हैं। दोस्तों, जो हमारा संविधान है भारत के संविधान का जो भाग 3 है, तो भाग 3 में वर्णन किया गया है मूल अधिकार का, ठीक है, या मौलिक अधिकार का, और इन्हें हम भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार को कहा जाता है। गाइज, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझने पर ध्यान देना होगा। ओके, तो आगे बात करते हैं जो सर्वथा उचित है, यानी इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहना एकदम उचित है। क्यों? क्योंकि वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान से प्राप्त होता है, यानी जितना डिटेल में हमारे देश के संविधान में बताया गया है, उतना विश्व के किसी भी देश में नहीं मिलता है, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो। यहाँ पर दोस्तों अमेरिका का नाम क्यों लिया गया है? क्योंकि जो मूल अधिकार थे, मूल अधिकार जो है हमारे संविधान में, वो अमेरिका से लिए गए। ठीक है, अमेरिका से, या अमेरिका उनका स्रोत है मूल अधिकार का। ऑलराइट, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि उस देश के भी इतने विस्तृत रूप से मूल अधिकार नहीं दिए गए हैं जितना कि भारत में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऑलराइट, और मूल अधिकारों का तात्पर्य होता है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है, मूल अधिकार नाम इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है इन अधिकारों को, तो जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है, इसीलिए इनको मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, ये मूल इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास में क्या क्या आता है? भौतिक विकास, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर हम समझेंगे कि मौलिक अधिकार आखिर होता क्या है। दोस्तों, इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया था। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया है और इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक, या फिर 12 से अब हाल ही में तो 36 तक है, 12 से लेकर अनुच्छेद 36 तक इनका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार क्या है? तो इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र
अमेरिका के संविधान से, और इसका उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 32 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 32 तक इनका विवरण किया गया है, अनुच्छेद 12 से 32 तक। इसे मूल अधिकार का जन्मदाता कहा गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार है, लेकिन पहले हुआ करते थे, अब नहीं है। अब कितने हैं? अब 6 हैं। अगर पहले पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार होते थे, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन लागू हुआ 1978 में, तो इसके द्वारा क्या किया गया, जो एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा करके क्या कर दिया गया, इसको हटा करके कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए अब कितने मौलिक अधिकार बच गए? 6। मौलिक अधिकार की संख्या अब कितनी है? 6 है। पहले कितनी हुआ करती थी? मूल संविधान में कितनी थी? 7 थी। 7वीं कौन सी थी? संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति के अधिकार को हटा करके अब एक कानूनी अधिकार में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अब ये एक कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। ओके गाइस, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कौन कौन से हमारे अधिकार हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। तो पहला देखते हैं, पहला है समता या समानता का अधिकार। ठीक है, समता या समानता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये कब से कब तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक होता है स्वतंत्रता का अधिकार। और अगर समानता का अधिकार देखें तो 14 से, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक कौन सा अधिकार होता है? तो यह होता है समानता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता और 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिए गए हैं वो है अनुच्छेद 23 से 24 तक। इस टेबल को आपको याद रखना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में आपको दिया गया है, और संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक दिए गए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आपको दिया गया है। अब इनको एक एक करके जानेंगे कि समानता का अधिकार क्या होता है और इनको 14 से 18 के बीच में ही क्यों रखा गया। ओके गाइस, चलिए बात कर लेते हैं। पहला है समानता का अधिकार या समता का अधिकार भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 14। इसमें क्या आपको समानता दी गई है? तो इसमें आपको पहली समानता तो यही दी गई है कि विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि मतलब कानून। कानून में प्रत्येक नागरिक बराबर है, चाहे वो कोई अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए कानून एक है, सबके लिए विधि लॉ एक है। तो यही बात की गई है अनुच्छेद 14 में कि सबके समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 की अगर बात करें, इसमें कहा गया है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर समानता। ठीक है, यानी सभी धर्म को समान माना जाएगा, सभी जातियों को, सभी लिंग को समान आप कह सकते हैं वैल्यू दी जाएगी। तो इस तरीके से अनुच्छेद 15 इस समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 16 की अगर बात करें तो यह है अवसर की समानता, यानी नौकरी की, लोक नियोजन की। तो यह है अवसरों की समानता दी गई है अनुच्छेद 16 में। सभी के लिए बराबर नौकरी के अवसर होने चाहिए, ये बात इसमें की गई है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17, क्योंकि हमने बात की समानता का अधिकार कब से कब तक है? 14 से 18 के बीच। ठीक है, तो हम वही देख रहे हैं कि 14 से 18 के बीच क्या क्या बातें इनमें इंक्लूड की गई हैं। तो आगे बात करें अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। आपने पहले देखा होगा जो प्राचीन भारत था उसमें छुआछूत बहुत ज़्यादा थी कि ये गरीब लोग हैं, इनके पास नहीं बैठना है। ठीक है, ये नीची जाति के हैं, तो उसका अंत करने के लिए अनुच्छेद 17 बनाया गया। फिर अगर बात करें अनुच्छेद 18, तो अनुच्छेद 18 में जितनी भी उपाधियां होती थी उनका अंत किया गया। जैसे इसको मैं आपको और थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना विदेशी राज्य में कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अगर उसको कोई भी उपाधि लेनी है तो उसे क्या करना होगा? राष्ट्रपति की आज्ञा लेनी होगी। ठीक है,
और नवीन संविधान में के अंतर्गत भारत राज्य के प्रति की गई सेवाओं के उपलक्ष्य में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री उपाधियों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, यानी पहले क्या होता था, किसी को कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन नवीन संविधान के अंतर्गत इन उपाधियों की व्यवस्था की गई है। कौन कौन सी, जैसे भारत रत्न हुआ, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, इन उपाधियों की व्यवस्था की गई है। आगे बात करें, अगला जो हमने जाना था कौन सा था, हमारा मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। पहला हमने बात कर ली समानता का अधिकार, अब कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक कौन सा अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर यही बात आपको बताई गई है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का बहुत अधिक महत्व है और सबसे ज्यादा आपके एग्जाम पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इस अधिकार के नागरिकों को 6 निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं वो चलिए बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, यानी 6 आजादियां दी गई है कुछ करने की, तो उनकी बात कर लेते हैं कौन कौन सी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। पहली अगर बात करें कि वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी बोलने का अधिकार। ठीक है, अपने विचारों को कहने का अधिकार। ठीक है, तो ये दी गई है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 क में क्या की गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। 19 ख में दी गई है शांतिपूर्ण या निरायुध की स्वतंत्रता। ठीक है, शांतिपूर्ण या निरायुध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप जो चाहे जब चाहे कोई भी संघ बना सकते हैं, यह स्वतंत्रता आपको कौन देता है, अनुच्छेद 19 ग देता है। अनुच्छेद 19 घ में अगर बात करें तो भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद घ देता है। और अनुच्छेद 19 जो 5वां है आपका, ठीक है, इसमें क्या कही गई है कि भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। पहले यह नहीं थी, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर में आप ऐसे ही जाके नहीं बस सकते थे, आपको वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको पूरे भारत में कहीं भी जाकर के आप रह सकते हैं, अपनी ज़मीन खरीद सकते हैं। और छठी स्वतंत्रता की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि भारत में कोई भी व्यापार, आप कोई भी व्यापार चाहे वो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये 6 स्वतंत्रता दी गई है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। और जब अनुच्छेद 19 की अगर बात करते हैं तो आपने देख लिया कि इन 6 के 6 कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आपको दी गई है। लेकिन अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 में अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के लिए संबंध में संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 20 में। 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 22 में पुलिस आपको 24 घंटे से ज़्यादा थाने में नहीं बैठा सकती है। यदि आपकी कोई गलती नहीं है, आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं, तो 24 घंटे से ज़्यादा आपको रिमांड पर पुलिस नहीं ले सकती है। ये अधिकार दिए गए हैं स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, ये स्वतंत्रता के अधिकार आपको दिए गए हैं। हमने दूसरा मौलिक अधिकार भी जान लिया, स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करना चाहूंगी जो आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। यह है सूचना का अधिकार। ठीक है, कौन सा, सूचना का अधिकार। क्या होता है इसमें दोस्तों, अगर सूचना के अधिकार की बात करें तो ये एक वैधानिक अधिकार होता है। कैसा, वैधानिक अधिकार। इसमें क्या होता है कि जो जनता होती है, नागरिक होते हैं भारत के, वो सरकारी कार्यों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वो जो चाहे क्वेश्चन कर सकते हैं सरकारी कार्यों से संबंधित कि इसमें इतने पैसे आप क्यों ले रहे हैं, इसमें कौन कौन सी सुविधाएं की जाएगी। तो यानी आपको सवाल पूछने का अधिकार दिया गया है सूचना के अधिकार 2005 में। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आ जाता है।
इसके द्वारा नागरिकों को सरकार से प्रश्न पूछने की आजादी दी जाती है। विभिन्न दस्तावेजी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार आपको मिल जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है, ताकि लोकतंत्र में नागरिकों को सूचना से वंचित न रखा जाए। इसीलिए सूचना का अधिकार बनाया गया और सन 2005 में इसको लागू किया, पारित किया गया। ठीक है। और विभिन्न विभागों में सूचना की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, इसीलिए इसको लाया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित होता है? तो यह होता है 15 जून 2005 में। आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि सूचना का अधिकार कब पारित हुआ? 15 जून 2005 को पारित हुआ। और राष्ट्रपति के अनुमोदन के उपरांत यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गया था 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू हो गया था, केवल और केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे इससे पहले स्वतंत्रता के अधिकार की। दोस्तों, इसके अंतर्गत और भी कुछ व्यवस्थाएं की गई है भारत के नागरिकों के लिए, जिनमें एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है, इसलिए मैं आपको ये भी कवर कराऊंगी। ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और भी व्यवस्थाएं की गई है, जो कि इस प्रकार है। पहली है कानून का उल्लंघन न होने तक दंड से स्वतंत्रता, यानी अगर आप कोई कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं तो आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन यदि आप कानून का उल्लंघन करते हैं और आपको अपराधी ठहरा दिया जाता है तो फिर आपको दंडित किया जा सकता है। तो यह व्यवस्था अनुच्छेद 20 में की गई है। दूसरी है जीवन और शरीर रक्षा का अधिकार, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से मैंने आपको ये पढ़ाने के लिए रखा, वह है शिक्षा का अधिकार। आपसे पूछा जाता है शिक्षा का अधिकार, आपके एग्जाम पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है गाइस, तो चलिए बात करते हैं। इसे 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। कब? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, और कौन से सन में? 2002 में। इस अनुच्छेद में दोस्तों, ये अनुच्छेद कौन सा है? 21 का। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है? 21 का में। और कहा क्या गया है कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, संविधान संशोधन हुआ था 86वां, जिसमें 21 का जोड़ा गया। ठीक है, 21 अनुच्छेद जोड़ा गया, 21 का अनुच्छेद जोड़ा गया 2002 में, और इसमें बात की गई कि जो है शिक्षा का अधिकार दिया जाए। 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरा जो मौलिक अधिकार है, हमें 6 के 6 के बारे में जानना है। अब हम बात करेंगे तीसरा मौलिक अधिकार, जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आपको कैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी तो पता होना चाहिए। तो भारतीय संविधान में आपको जो है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ व्यवस्थाएं हैं, जैसे किस तरह का शोषण पर के विरुद्ध है ये अधिकार। जैसे मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक, यानी जो मानव तस्करी करते हैं उन पर रोक, यानी मानव की तस्करी पर सीधा सीधा यहाँ पर रोक है। तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। दूसरा है बेगार तथा बलपूर्वक श्रम का अंत, यानी कोई जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकता है। और तीसरा है कारखानों आदि में बालकों को काम पर लगाने का निषेध, यानी जो नाबालिग बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको कारखानों में काम नहीं कराना, ये भी निषेध है। तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 23 से 24 तक, आपको याद रखना है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद अगर 23 की बात करें, अभी जैसे हमने ऊपर जाना, तो इसमें क्या कहा गया है कि सरकार आपसे जबरदस्ती कोई भी काम नहीं करा सकती है। और अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि जो भी बच्चे 14 वर्ष से कम की उम्र के होंगे उनको जोखिम भरे कामों के लिए नहीं रखा जाएगा, किसी भी कारखाने या फैक्ट्री में या कहीं भी। ठीक है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कोई भी जोखिम भरा काम नहीं कराया जा सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर कोई ऐसा कराते हुए मिलता है।
अगली जो चौथी आप बात करें मूल अधिकार, चौथा आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर है कि इसमें आपको धर्म से संबंधित ही बातें जानने को मिलेगी। जैसा कि पहला है अनुच्छेद 25, अंतकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, अंतकरण की स्वतंत्रता। अंतकरण से आप क्या समझे दोस्तों? अंतकरण का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो धर्म ग्रहण कर सकते हैं, वही धर्म अपना सकते हैं। ठीक है, अंतकरण का मतलब होता है अपनाना। आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, आपको उसकी आज़ादी है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, और 27 में कहा गया है अगर आप कोई भी धार्मिक काम करते हैं तो सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी। ठीक है, किसी भी धार्मिक कार्य के लिए टैक्स नहीं वसूला जाएगा, ये अनुच्छेद 27 में कहा गया है। गाइज, अगर आप अपनी बुक में या फिर अपनी गाइड में पढ़ने के लिए इस टॉपिक को बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन मैंने उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट करके आपके सामने रखा है और बहुत ही लिमिटेड वे में, ताकि आपको बहुत आसानी से सब कुछ याद हो जाए। तो दोस्तों बहुत ध्यान से आपको समझते हुए चलना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और क्लास के एंड में तो आपका टेस्ट भी होना है, तो उसके लिए आपको ध्यान से सुनना ही होगा। अनुच्छेद 28 में बात की गई है कि जो भी सरकारी कॉलेज है वह वहाँ का कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। सरकारी कॉलेज में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये बात कही गई है अनुच्छेद 28 में। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर मैंने आपको वही समझाया है जो आपका पहला पॉइंट था, अंतकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें क्या है, किसी भी धर्म पंथ को मानने तथा उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता आपको मिलती है अनुच्छेद 25 के अनुसार। ठीक है, सभी व्यक्ति जो चाहे किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यह स्वतंत्रता आपको दी गई है। अगली जो आपका कह सकते हैं अगला आपका मौलिक अधिकार है पांचवा, 4 हमने कंप्लीट कर लिए। पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद के बीच में ये आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 29 से 30 तक। ठीक है, अनुच्छेद 29-30 के बीच में आता है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके अंतर्गत समस्त नागरिकों को संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। देखते हैं कौन कौन से। जैसे अनुच्छेद 29 की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं उनके हितों की रक्षा करना, उनका संरक्षण करना, उनको एजुकेट करना। ठीक है, ये बात कही गई है अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 30 की अगर बात करें, इसमें कहा गया है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। ठीक है, यानी प्रशासन में भी हिस्सा ले सकते हैं और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों को भी अधिकार यहाँ पर अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया गया है। 29 में किसका? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो आपको पता चल गया अनुच्छेद 29 और 30 में किस बारे में आपसे बात की गई है। तो आपके 5 मौलिक अधिकार कंप्लीट हो चुके हैं। अब छठा जिसके बारे में हम जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इससे आप क्या समझते हैं? दोस्तों, हमारे संविधान में मूल अधिकारों में जब संवैधानिक उपचारों की बात आती है तो सबसे ज्यादा अधिक महत्व इसी का है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान के नागरिकों की रक्षा करने के लिए इसमें समुचित व्यवस्था की गई है। और संविधान की धारा 32, ठीक है, कौन सी धारा 32 यानी अनुच्छेद 32 भी हम किससे कह सकते हैं और धारा भी बोल सकते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है। क्या होता है इसमें ऐसा? इसमें इसके अनुसार क्या होता है कि यदि कोई अन्य व्यक्ति अथवा राज्य सरकार नागरिकों के इन अधिकारों को आघात पहुंचाती है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को या कोई राज्य सरकार या
कोई भी किसी व्यक्ति के अधिकारों को हानि पहुंचाता है, उसके अधिकार छीनता है, तो इससे संबंधित व्यक्ति न्यायालय में जाकर उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। ये अधिकार दिया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। ठीक है, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मांग कर सकता है कोई भी व्यक्ति, यदि उसके अधिकारों का हनन कोई भी करता है। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्यवस्था के महत्व को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कुछ इस प्रकार वर्णन किया है। इन्होंने कहा है कि जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार है, यह क्या है? यह है संविधान की आत्मा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पेपर में कि संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा किसने कहा? तो आप बता पाएंगे डॉक्टर अंबेडकर जी ने। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को या मौलिक अधिकार 6 को, छठे मौलिक अधिकार को। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि अनुच्छेद 32 में होता क्या है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार नागरिकों को दिया जाता है। इसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। कैसे रिट निकालने की, चलिए बात करते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या मतलब है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि आपको कोई भी अवैधानिक तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकता है। बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी सबूत के आपको कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में कार्यवाही कर सकते हैं। तो यह तो हो गया आपका पहला पॉइंट, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा रिट कैसे जारी कर सकता है? परमादेश। इसका क्या मतलब है? परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है। ठीक है, यानी जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, यदि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो तब अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जिसे परमादेश कहते हैं पदाधिकारी के खिलाफ। और तीसरा अगर बात करें, तीसरी क्या इनको दी गई है? प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी रिट का मतलब होती है शक्ति। ठीक है, उनको उनके पद से हटाने की शक्ति। प्रतिषेध मतलब इसमें किसी पदाधिकारी को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोकता है प्रतिषेध। और चौथे की अगर बात करें उत्प्रेषण, तो उत्प्रेषण का क्या अर्थ होता है? इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है। ठीक है, और पांचवा है अधिकार प्रेषण। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने पर उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, वह कार्य नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर उसके अधिकारों को लिमिटेड कर देता है अधिकार प्रेषण। आपको समझ में आ गया 5 रिट कौन कौन से होते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेषण। इतना समझ में आ गया आपको। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर क्या है, एक महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर निकल कर के आती है वो क्या है? वो यहाँ पर है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 19 का में दी गई है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 का में। ओके, अब चलिए लास्ट पॉइंट आपकी आज की क्लास का है, फिर उसके बाद आपका टेस्ट होगा। क्या पूछा गया है आपसे यहाँ कि भाई मूल अधिकारों का महत्व क्या होता है? मूल अधिकार आपने पढ़ लिए तो आपको पता तो होना चाहिए कि इनके महत्व क्या है, क्यों मूल अधिकार दिए गए। ठीक है, तो आप बिल्कुल बता पाएंगे क्योंकि सबसे शुरुआत में हमने यही जाना था कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं और क्यों दिए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला पॉइंट है, यह हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करते हैं और देश को मजबूत बनाकर रखते हैं। ठीक है, और स्वतंत्रता के रक्षक भी होते हैं।
देश में शासन व्यवस्था को पूर्ण रूप से व्यवस्थित बनाए रखते हैं, सामाजिक समानता समानता एवं सामाजिक न्याय को बराबर रखते हैं, और यह अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों को की रक्षा करते हैं। ठीक है, जो कमजोर वर्ग होते हैं उन लोगों के हितों की रक्षा करने का काम करते हैं मूल अधिकार। तो आपने इसके महत्व को जान लिया कौन कौन से होते हैं। तो इसीलिए मूल अधिकार अगर ना हो तो कोई भी आप कह सकते हैं नागरिक अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकता। तो चलिए अब आपने जान लिया है, अब आपके लिए टेस्ट है। टेस्ट से पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन का आंसर खुद ही देना चाहूंगी, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने आपको नहीं बताया, ऊपर के जितने भी आपने डिटेल्स जाने उनमें, तो मैंने उसको क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। पहला तो आप सभी जानते हैं कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो कहाँ दी गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका को, और भारत ने भी यहीं से मूल अधिकार लिए हैं। दूसरी अगर बात करें, दूसरा क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक नहीं बताया था, तो इसीलिए मैं इसका आंसर खुद ही दूंगी। तो मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार कौन रखता है? राष्ट्रपति रखता है। किन किन परिस्थितियों में, वो भी आपको यहाँ बताया गया है। संकट काल की घोषणा होने पर, संविधान में संशोधन के द्वारा, और सुरक्षा सेवाओं में। ठीक है, इन परिस्थितियों में जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका निलंबन किया जा सकता है। ओके, तो चलिए अब आपका टेस्ट शुरू होता है। यहाँ से पहला प्रश्न आपका बनता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं वह किस अनुच्छेद में वर्णित है, आपको इसका आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। ओके, अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किसको है। यदि मौलिक अधिकार में कोई संशोधन करना है तो यह अधिकार किसके पास है, आपको आंसर करना होगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न क्या है, अगर आपने ध्यान से क्लास को सुना है तो आप सभी प्रश्नों के बिल्कुल सही सही जवाब दे पाएंगे। अगला प्रश्न है 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को किसी कारखाने या जोखिम भरे काम नहीं करवाया जा सकता। यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है। दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो बहुत अच्छा है। देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा सही आंसर कर पाएगा। जो भी सबसे ज़्यादा सही आंसर करेगा उसका नाम नेक्स्ट क्लास में अनाउंस जरूर किया जाएगा। ओके, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, तो सभी लोग आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। जल्दी से आंसर करिए। अगला क्वेश्चन है किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है, ये आपको यहाँ बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। आगे बात करें नहीं किस किस समय पर, ठीक है, कौन कौन से समय पर ये इन पर संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका आज का ये है। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार है। ठीक है, वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है और पहले कितनी थी, कौन सा अधिकार हटाया गया। अगर ये भी लिख देंगे तो मैं समझूंगी कि आपको इस टॉपिक से आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ओके गाइज, सो आपको अभी करना है क्लास को लाइक। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है आपको, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ऑलराइट गाइज, सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आंसर ज़रूर करिएगा सभी क्वेश्चंस के, तभी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो पाएगी और मुझे भी साथ साथ पता चल पाएगा कि मैं आपको कितना डिलीवर कर पा रही हूँ इस टॉपिक को। ऑलराइट गाइज, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।